शेक्सपियर के नाटकों को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, हो सकता है उनका मंचन भी देखा हो, लेकिन शेक्सपियर की ज़िंदगी से जुड़े हुए दो अहम हिस्से कि वो एक नाटककार भी थे और एक वो ज़मीन का कारोबार करते थे, ये बात किसी की ज़िंदगी में असर करके और उसको भी रोज़गार के साथ रचनात्मकता के क्षेत्र को चुनने का मौका दे, ऐसा शायद देश में कोई नहीं होगा या दुनिया में भी नहीं होगा। लेकिन एक शख्स जिन्होंने इसको एक प्रेरणा बना लिया और भले ही शेक्सपियर से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनकी प्रेरणा ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। और वो शख्स जिसके मन में चकल्लस रहती हो और उस चकल्लस ने उसके ज़िंदगी की एक इबारत दिख दी हो, ऐसी शख्सियत से हम मिलवाने जा रहे हैं जो अब सपनों के बचपन की बात कर रहा है, जो बचपन की बात कर रहा है, जो बच्चों की ज़िंदगी को संवारने, सजाने, उनको करीने से बनाने की बात कर रहा है, क्योंकि उसने न केवल अपने बचपन को बनते हुए देखा है बल्कि जीवन को संवरते हुए भी देखा है। तो ऐसे हमारे ख़ास मेहमान आज रेडियो जय घोष 107.8 FM पर मौजूद है हमारे बीच में। कार्यक्रम है विमर्श और मोहम्मद असलम खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। साथियों, ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है विमर्श, क्योंकि हम बहुत बारीक कोशिश करते हैं चिंतन करने की, मंथन करने की। विषय है उसके तमाम मायनों को तलाशने की, ताकि हम हल की तरफ जाएं, समाधान की तरफ जाएं और समाज में एक ऐसा अवसर मिले चिंतन करने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को, कि वो केवल सही दिशा पकड़ें, किसी भटकाव से बच सकें। असलम भाई, आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत आपकी किताब लॉन्च हो रही है जी, सपनों का बचपन जी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। मैं बचपन की बात करूंगा, लेकिन पहले आपके बचपन की बात करूंगा, क्योंकि दूसरों के बचपन को आप बेहतर समझ सकते हैं अगर आपने अपने बचपन को जिया है, समझा है, जाना है और तमाम तरह के जो दांव पेच हैं, पेचो खम जिंदगी के, आपने उसको जिए। क्या आपका अनुभव क्या रहा है बतौर एक बच्चे के तौर पर, उसमें आपने जो समझा है और आज के दौर में आप समझाना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि आई वॉज अ सिक चाइल्ड। एक बीमार बच्चा था मैं, दुबला पतला, 4 भाइयों में सबसे दुबला पतला, और बुखार, टाइफाइड, ये बीमारी, वो बीमारी, सर में 14 टांके लगे हुए हैं। वो जो तार होते हैं बंगलों में, उसके बीच से घुस के शॉर्टकट मार रहा था। उसके बाद ब्लीडिंग इतनी हुई कि उस टाइम जो है मुझे 3 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। मेरे सामने स्कूल के बच्चे जाते थे और मुझे इतनी पट्टी बंधी हुई थी कि वो बच्चे मुझे पहचान भी नहीं पाते थे। तो वहाँ से मैं जो है, मेरे माँ बाप सोचते थे यार इस बच्चे को किसी तरह जिंदगी मिल जाए, है ना। नाउ आई एम 63 रनिंग। तो और इस बीच मैंने बहुत कुछ देखा, और मैं ये कहूँगा और दावे से कहूँगा कि आज कोई भी, जितनी संस्थाएं हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे सोसाइटी हो, ये तीनों बच्चों के बारे में अनअवेयर हैं। किस चीज़ के लिए अवेयर हैं ये लोग ऐसे काम में अवेयर हैं जिसमें कि कुछ पैसा मिलता हो, जो दिखावा हो। जैसे कोचिंग कैंप है, ये है, ट्रेनिंग है, बच्चों को हम जो है बॉक्सिंग सिखाएंगे, बच्चों को हम रिवॉल्वर चलाना सिखाएंगे, हॉर्स राइडिंग सिखाएंगे। जबकि हम लोगों के बचपन में, यानी कि अगर मैं आज 63 साल का हूँ और आप मान लीजिए कि मैं 55 साल कम कर दीजिए, 7-8 साल का मान लीजिए, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मुझे 6 साल से सब याद है। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी रही है। तो मैं ये कहूँगा कि हम लोगों को वो सुविधाएं सब पहले अपने आप मिल जाती थी, खुद तलाश कर लेते थे, खुद ही, जैसी जरूरत, किसी को मांगने देने की जरूरत नहीं थी। फुटबॉल खेलना है तो बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट पहले कम होता था, लेकिन हम लोग हॉकी बहुत खेलते थे, ठीक है ना। लेकिन आज पार्कों पे नाजायज कब्जे हैं, पार्कों के बीच में लोगों ने इबादत गाह बना रखी है। बच्चों के पास खेलने के लिए बहुत सारी जगह है जो प्रोवाइड की जा सकती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं शेयर करना चाहूँगा अपनी थॉट, मेरी अपनी थॉट है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, कि जो स्कूलों में जो बहुत बड़े बड़े मैदान पड़े हैं, ये बच्चों को दिए जा सकते हैं शाम को खेलने के लिए। तो बच्चे कम से कम कुछ खेल तो सकें अपना। आज बच्चों में क्या है मालूम है आपको? मेरे साथ चलिए, मेरे अपनी कॉलोनी में मुझे बड़ा अफसोस होता है, पार्क खाली रहते हैं, लोग मोबाइल पे बैठे हुए हैं,
पैसे की कोई जुगाड़ लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे जो है 90 और 95 और 99 100% मार्क्स भी लाते हैं। ये वक्त बदला है, लेकिन उन बच्चों की जिनके 100% मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप उनसे पूछिए कि ये जो है आप जौनपुर चले जाइए और ये काम करके आ जाइए, तो बच्चा कहेगा भाई मैं नहीं जाऊंगा जौनपुर, ये तो पता नहीं कौन सा किसी जंगल में मुझको आप भेज रहे हैं। लेकिन हम लोग जब छोटे थे, मुझे याद है मेरे वालिद साहब का, हम लोग का एक फैमिली का कोर्ट केस था, तो उसमें फैज़ाबाद जाना होता था। तो मैं तो इस चक्कर में लगा रहता था 10-11 साल की उम्र में कि मुझे फैज़ाबाद जाने का मौका मिले तो कुछ खर्चा मिल जाएगा मुझको और ठहरूंगा मैं वहाँ अपने दोस्त के घर पे। तो मतलब ऐसा है, बच्चों को खेलने के लिए नहीं मिल रहा है। थिएटर की बात पे आ जाइए तो आप देखिए कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ग्रुप के में बच्चों को सिखाने के लिए बुलाया है, आइए आप हमारे क्लब में बच्चे सीखें, लेकिन उनको पैसा देना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, पैसा है, पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए जिनके पास पैसा नहीं है वो किसको दे, पैसा कहाँ से सीखे? वो भी है, उनका भी राइट है, उनको भी राइट है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और चूंकि मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, क्योंकि फादर आर्मी में थे। बक्से पे लिखा है लखनऊ से दिल्ली, फिर दिल्ली से चंडीगढ़, इस तरह से हम लोगों की लाइफ गुजरी। तो वहाँ जो है वो मुझे विदेशों में जाने का मौका मिला, 20-22 कंट्रीज़ में मैं गया, और मैं आके देखता हूँ कि वहाँ और यहाँ में मतलब यहाँ का जो बच्चा 10 साल का है, समझ में आया, वहाँ का 6 साल का बच्चा और इस 10 साल के बच्चे की हेल्थ अगर आप बराबर टैली करेंगे तो 6 साल वाला बच्चा ज़्यादा हेल्दी होगा, ज़्यादा नॉलेज होगी। ये चूंकि उनका सिस्टम है। मैं आपके एक बात कहने में मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन कहना पड़ेगी मुझे, जो है अभी मेरे कल एक दोस्त जो है 4 घंटे लेट आया शताब्दी से। 12:25 पे आनी थी, लेकिन आए वो 4:25 पे। और मैं आपको बताऊं कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था अपने बड़े भाई के पास, तो वहाँ एक हम लोग कहीं जाना था, हिल स्टेशन पे कहीं जाना था, वो भी ट्रेन से हिल स्टेशन जाना था, ये भी बात है। बहरहाल भाई साहब ने कहा था टाइम से जाना सेंट्रल स्टेशन से, वरना वो एक ही मेट्रो है, वो 1 घंटे बाद जाती है। तो हम लोग खैर टाइम से पहुंच गए। वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, द ट्रेन इज डिलेड फॉर 4 सेकेंड्स। तो हम लोग इतने पीछे हैं, हम पीछे हैं बिल्कुल। जो अप्रोच है हमारा, जो माइंडसेट है, और ये कहीं ना कहीं परवरिश का असर कह सकते हैं, हमारा परिवेश का असर कह सकते हैं, जो हमारे समाज में अवधारणा विकसित होती है, उन सब की चिंता असलम भाई कर रहे हैं। और इन्होंने एक नाटकों की किताब लिखी है, सपनों का बचपन, बेहद महत्वपूर्ण, जिसमें कितने नाटक हैं इसमें? 50 नाटकों का इन्होंने पहले एक इरादा बनाया था, एक संकल्प किया था कि ऐसा हम लिखेंगे। इससे पहले आप लगातार अलग अलग समाज के मसलों को देखकर, समझकर उन पर नाटक लिखते रहे और वो सिलसिला कायम रहा। ये जो सपनों का बचपन है, ये आपने जब लिखा है नाटक, तो ये नाटकों में किस तरह के नाटक होंगे? पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि ये नाटक लिखने का आइडिया कैसे आया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जो है इस तरह से पहले कभी सोचा नहीं था। लेकिन 8-10 स्कूलों में कहीं चीफ गेस्ट, कहीं एनुअल फंक्शन, कहीं प्ले की जूरी में कि बेस्ट कौन है, सेकंड कौन है, इनको जब मैंने देखा तो होता क्या है कि टीचर से कहते हैं कि आप जो है वो जाइए और सुभाष चंद्र बोस पे आपको लिख के ले आना है कुछ, वो तो ऐसे लिखा जाता था। मेरे साथ की लड़कियां जो हैं प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, लड़के प्रिंसिपल टीचर हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि यार अगर इन लोगों के लिए किताब लिख दी जाए तो इनकी समस्या हल हो जाएगी। और मेरी अपनी जो एक ख्वाहिश है कि अपनी म्यूज़िक टीचर को मैं अपनी तरफ से कोई हक अदा कर सकूं, थोड़ा सा अपने टीचर के लिए, अपने बचपन के लिए थोड़ा सा हक अदा कर सकूं, तो वो लिखने के लिए मैं सोच रहा था। तभी मुझे कोरोना हो गया 21 में,
है ना। और तब मेरा दिमाग बहुत काम कर रहा था उस वक्त जो है कि यार मुझे ठीक होकर के ये लिखना है, मैं इससे पहले जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे ये लिख दूँ मैं, उसके बाद कभी भी चला जाऊँ जो है। तब मैंने लिखा। अब इसमें मैंने, आप ऐसे ले लीजिए 50 नाटक की 10 नाटक तो मैंने लिखे हैं हिस्ट्री पे, 10 नाटक मैंने लिखे हैं, 10 से 15 नाटक जो लिखे हैं मैंने फ्रीडम पे, फ्रीडम फाइटिंग पे लिखे हैं, और 10 नाटक जो आज के महापुरुष हैं उन पे लिखे हैं, आधुनिक समय के प्रेरणा स्रोत के तौर पर, प्रेरणा स्रोत है। जैसे अटल जी हैं, आपके एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, इन सब लोगों को जो है लिया है। और 10 नाटक कॉमेडी हैं। हाँ, क्योंकि बच्चों को कॉमेडी नहीं मिलेगी तो बच्चों को पसंद नहीं आएगा। आपने जिन शिक्षिका को ट्रिब्यूट दिया, दरअसल वो शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय की इनकी शिक्षिका थी, म्यूजिक की टीचर, जिन्होंने इनकी जिंदगी को की दिशा और रुख कहें तो मोड़ दिया। और वो कैसे मोड़ा, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे जिनको शरारती घोषित किया जाता है या उनको नटखट कह के उनको दरकिनार करने की कोशिश होती है या उनको थोड़ा हल्का कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सी प्रतिभाएं होती हैं। तो सही प्रतिभा की पहचान करने वालों की कद्र बेहद ज़रूरी है और ऐसे लोगों की आवश्यकता समाज में बहुत ज़्यादा है। तो आप उन टीचर का जिक्र भी करें और वो घटना भी बताएं कि आपके साथ वो कैसे हुई और आपकी दिशा कैसे आ गई ये रंगमंच और म्यूज़िक और ऐसे। हमारे स्कूल में, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्कूल है लखनऊ में, एएमसी सेंटर। यहाँ पे एक तो पहली चीज़ है कि हमारे यहाँ हर दिन एक पीरियड म्यूजिक का होता है, हफ्ते में नहीं, अनिवार्य है वो। आप कमरे में गए और जाके वहाँ बैठ गए, म्यूजिक टीचर हारमोनियम लिए हुई हैं और उनको कुछ सिखाना है, तो गाना सिखाना है, सारे गामा पा सिखाना है, कुछ भी सिखाना है, वो सिखाती थी वो। मैं अमूमन जो है ये, मैं चूँकि आपको बताया शरारती बहुत था, तो मैं जब क्लास में जाता था तो भट्टाचार्य मैम के मेरे दिमाग में एक बात ये थी कि ये सब जो पढ़े लिखे टैलेंटेड खूबसूरत अच्छे बच्चे हैं उनके लिए है, हम लोगों के लिए तो ये है ही नहीं, हम तो शरारती हैं। तो एक दिन भट्टाचार्य मैम ने जो है मुझसे पूछा कि तुम कभी कुछ बोलते नहीं हो बेटा, क्या बात है, तुम्हें क्या यहाँ अच्छा नहीं लगता? तो मैंने उनसे बहुत एक झटके में उनको जवाब दिया कि नहीं मैम, चकल्लस तो बहुत आती है लेकिन रुचि इसमें नहीं है। हाँ, रुचि नहीं है जो है, उनको बताया मैंने, और मैं उनसे क्या से कह सकता था, बहरहाल जो भी। लेकिन मैम ने मुझे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लड़का जो है। तो मुझे जब 9th में जब एनुअल फंक्शन का फाइनल डे था हम लोगों को उसका, तो बेस्ट एक्टर ऑफ द टेन्योर जो है मिला, मुझे मिला था। और तब से आप रंगमंच के प्रति रुझान आ गया जी, और उसमें सिलसिला शुरू हो गया जी। तो तभी से आप बाहर भी नाटकों में हिस्सा लेने लगे या केवल स्कूल में ही ले रहे थे? नहीं, स्कूल में तो स्कूल टाइम तक रहे, फिर उसके बाद जब कॉलेज में आए तो वहाँ करने लगे, वहाँ लिखने भी लगे। एक ये चीज़ जो है, ये लिखने की शुरुआत ऐसे हुई कि मैं जब गया, मालूम चला कि एनुअल फंक्शन होने जा रहा है, तो टीचर ने बताया कि तुम लेट हो गए हो और कोई भी प्रोग्राम में अब जगह नहीं है तुम्हें लेने की, इवन भांगड़ा भी फुल हो चुका है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है सर। फिर मैं जब जा रहा था तो वो सोनी सर थे, सोनी साहब थे, उन्होंने मुझे वापस बुलवाया, कहने लगे देखो ऐसा है कि जो इंटरवल होता है वो 10 मिनट का है, होगा करीब 8-10 मिनट का, उसमें कोई तुम मोनो एक्टिंग या कुछ कर सकते हो जो तुम्हें खुद लिखनी हो, अगर तुम वो ले आओ तो उसे का आप कर सकते हैं, मौका मिल जाएगा। तो मुझे जब वो मैंने स्टेज पे पर मुझे उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था और मैं अगले दिन सुबह ही ले आया। मैंने कहा सर ये हो गया है। तो उन्होंने जब वो परफॉर्म किया है मैंने, तो आप ये समझ लीजिए कि 1977 की बात होगी ये, मुझे
प्रिंसिपल ने 10 रुपए दिए उस समय इनाम के तौर पर। इनाम के तौर पे। वो इतना सक्सेस था मेरे लिए। प्रोत्साहन राशि मिली है। वो प्रोत्साहन राशि मिली। और वो प्रोत्साहन आज तक काम कर रहा है। वो उत्साह की खुराक बदस्तूर कायम है। और आप लगातार बहुत से नाटकों में आपने अभिनय भी किया और उसका हिस्सा रहे, और साथ में जो अलग अलग तरह के नाटक, कुल कितने नाटक लिखे होंगे अब तक आपने? मैंने 13 या 14 नाटक लिखे हैं, और उसमें से 4 नाटक प्रकाशित हुए हैं और 5 नाटक ऐसे हैं कि जो रेगुलर होते रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ये सुनने में आप जो नहीं जानते हैं विधा को, शायद उनके लिए बड़ी छोटी बात लगे, लेकिन ये हमारे देश की एक बड़ी चुनौती रही है कि मंचन के योग्य अच्छे नाटकों का अभाव रहा है, और ज़्यादातर बाहर के नाटकों का या तो उनका रूपांतरण है, या उनका अनुवाद है, या उसका रिप्रेजेंटेशन है। उस तरह का काम ज़्यादा होता है। जो भारत के लेखक हैं उनके लिखे हुए नाटकों के सिलसिले थोड़े कम हैं, और ऐसे नाटककार जो हैं वो गिने चुने हैं। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो आपके हिस्से में आया, आपने किया, वो बेहद ज़रूरी है। आप हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को ज़रूर बताएं कि वो नाटक कौन कौन से हैं। वो देखिए, पहला नाटक तो मैंने लिखा लौंग का पान। फिर मैंने एक प्ले लिखा अंतिम प्रजा। अंतिम प्रजा लोग समझ नहीं पाते हैं इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली में जब नाटक आप पूरा देखिए या पढ़िए तो समझ में आएगा कि मैं ये कह रहा हूँ, प्रजा ही अंतिम है, राजा अंतिम नहीं है। मैंने ये कहा है। उसके बाद मैंने लिखा प्ले गुलाम रिश्ते, जिस पे मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड मिला यूपी गवर्नमेंट से। और फिर मैंने एक बुक लिखी खिलौनों की बारात। वो एक रिटायर्ड टीचर की कहानी है, स्कूल टीचर की, म्यूजिक टीचर की। आप कह लीजिए भट्टाचार्य मैम की, वो कि उसमें जो है वो है इंस्पिरेशन के साथ जोड़ते हुए कहानी। और एक प्ले मैंने लिखा कटीले तार। ये जीवन के बारे में। ये जो है कटीले तार जो है, ये मैंने पूरा नाटक उस घटना से इंस्पायर्ड होकर लिखा है, जिसमें मैं दिल्ली से लखनऊ बैंडिट क्वीन उनके साथ आया लखनऊ तक। उनको क्या बोलते हैं वो, फूलन देवी। हाँ, फूलन देवी जी जो है, फूलन देवी जी के साथ आया था। और वहाँ यहाँ उन्होंने मुझसे बहुत पूरा 5-6 घंटे का रास्ता था, और रास्ते भर बात होती रही। तो वो दौर जो था आपको समझ में आ गया? वो समझ में आ गया। तो मैं सोचता था कि मैं लिखूं, तो उसे मैंने जो है अभी इसी साल कंप्लीट करके लिखा है, और वो प्ले हुआ है उसको। क्या बात है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और साथियों, कार्यक्रम विमर्श है तो चिंतन हम जीवन का तो कर चुके, हमने कुछ बच्चों की बात भी की है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो सपनों का बचपन है उस पर और बात की जाए, क्योंकि ये सबसे बिल्कुल नई जो संग्रह है, नया संग्रह है ये नाटकों का, वो सामने आया है। और ये अमेज़ॉन पे है और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी आपने उपलब्ध कराया है। और इसके ज़रिए हम बच्चों की साइकोलॉजी और बच्चों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष। हम जल्द लौटते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। जय एक बार फिर स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित, और कार्यक्रम है विमर्श। हमारे मेहमान हैं मोहम्मद असलम खान साहब, जो कि एक नाटककार भी हैं, एक अभिनेता भी हैं, और समाज के विषयों पर चिंतन भी करते हैं, और बहुत सारे जो हालात हैं उसको बदलने के लिए उसकी कहानियाँ नाटकों में पिरोते हैं, ताकि लोग उसे देखें और उनके जहन में एक चकाचौंध की दुनिया से इतर थोड़ा चिंतन में वो जाएं और एक बदलाव की कोशिश रंग ला सके। ये जो सपनों का बचपन है, ये जब आप प्रेरित हुए तो बच्चों की दुनिया से इतनी प्रेरणा क्यों, इतनी ऐसा आपका अनुभव कैसे जुटा जिसने इतना इग्नाइट किया आपको? मैं जन शब्द जो है जन, उसको बहुत महत्वपूर्ण, ऊपर वाले की महत्वपूर्ण, कुदरत की नायाब चीज मानता हूँ। जन, किसी चीज का भी जन्म लेना, सृजन हो रहा है, सृजन जिसे कहते हैं, कह लीजिए। तो ऐसा है कि जब वो गर्भ नाल बच्चे की कटती है और बच्चा बाहर आता है,
उससे पहले वो 9 महीने माँ के पेट में आराम से रह रहा था, है ना, उसको हर किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। लेकिन जब वो बाहर आया, बाहर आने के बाद उसने अपना जैसा बचपन होता है बच्चे का, उस तरह वो डेवलप हुआ। फिर वो बाप से मिला, भाई से, बहन से, समाज से मिला। इस तरह होते होते वो आगे बढ़ा। इन सब को करते हुए करीब जब बच्चा 4 साल का हो गया, तब एक दिन ऐसा आता है, देखिए जब उसकी नाड़ कटी थी तब भी बहुत तकलीफ हुई थी, और 4.5 साल के बाद जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो वो बाप को छोड़ता नहीं है, माँ को छोड़ता नहीं है, कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो इतना अटैच्ड है। लेकिन स्कूल जाने के बाद वो स्कूल नहीं छोड़ता है, क्योंकि वहां स्कूल में इतना अटैच हो जाता है वो। और बच्चे स्कूल जाएंगे तभी वो अच्छे नागरिक बनेंगे, और तभी उन्हें आगे देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं। अब मैं छोटे से एक एग्जाम्पल के तौर पे इस बुक में मेरा एक प्ले है बैक बेंचर। तो वो 5 लोग हैं, बैक बेंचर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक नया स्कूल खुला है, न्यू कैंपस। वो उसको देखने जाते हैं कि चलो यार इसका निरीक्षण किया जाए। तो वो 5 लोग जाते हैं, उसमें लड़के भी हैं लड़की भी है, जाते हैं, सारा घूमते हैं, कहने लगे यार बिल्डिंग, अरे बाप रे बाप इतनी यार, लेकिन लिफ्ट भी लगी हुई है। फिर ये बताते हैं स्विमिंग पूल भी है, और ये भी है, कहने लगे लेकिन और फीस भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो है वो हम लोगों को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन यार कहता है यार अगर फ़ीस ज़्यादा होगी तो मम्मी को भी नौकरी करनी पड़ेगी। और दूसरे एक जो होते हैं मंजन नाथ, वो उनसे कहा जाता है कि तुम बताओ यार यहाँ इस स्कूल में पढ़ने लायक ये सही है कि नहीं है। कह लें भाई देखो एक बात समझ लो, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, कतई नहीं पढ़ूंगा, तुम लोग पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा। कह लेंगे यार तुम नहीं पढ़ोगे तो हम लोग क्यों पढ़ेंगे। तो वो कहता है वजह तो बताओ। कह लें इतना बड़ा स्कूल है, इतने बड़े आर्किटेक्ट ने बनाया होगा, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है, अब इसमें बताओ कहीं छुपने की जगह है। ये कॉमेडी नाटक है। कॉमेडी तो साथियों ये बहुत ज़रूरी है, उनको सीखने, समझने, अनुभव करने के लिए क्या कुछ मिलना चाहिए। फूलों के बागीचे मिलने चाहिए, बहुत अच्छे गुलदस्ते मिलने चाहिए, खेलों का अवसर मिलना चाहिए, और इन सब के साथ उन्हें बहुत कुछ वो जो करना चाहते हैं वो करने का अवसर भी मिलना चाहिए। शायद इसीलिए भारत सरकार ने एक प्रयोग भी किया था, कबाड़ से जुगाड़। तो उन्होंने बच्चों को इस तरह का एक इनोवेशन लैब दी, जिसमें तोड़ फोड़ जोड़ का प्रोग्राम शुरू किया था, ताकि बच्चे जो कुछ चाहें वो तोड़ें फोड़ें और उसको जोड़ें, ताकि ये उनके इनोवेटिव जो ब्रेन है उसको डेवलप करने का मौका दे, उनके अंदर रचनात्मकता आए, उनके अंदर चिंतन भी आए, उनके अंदर संवेदनशीलता का विकास हो। इसलिए बच्चों को ये सब अवसर, ये माहौल देना ज़रूरी है। आप अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के माता पिता हैं, या उनके रिश्तेदार हैं जिनको हम तीमारदार कह सकते हैं या केयर टेकर कह सकते हैं, ख़ासकर शहरों में जब बच्चे पढ़ने आते हैं गांव से दूर, या शहरों में भी दूसरे शहर जाते हैं, क्योंकि ये तो स्टेटा है, जो छोटे शहर में रह रहा है वो बड़े शहर में पढ़ाना चाहता है, जो बड़े शहर में रह रहा है और बड़े मेट्रोपॉलिटन में पढ़ाना चाहता है, जो वहाँ है वो दुनिया में दूसरे देशों में पढ़ाना चाहता है। तो ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है, और लोकल गार्जियन भी होते हैं। तो इस वजह से बच्चों के बीच में बहुत सारा जो उनका संवेदना का हिस्सा है वो संकुचित होता चला जाता है, वो शेयर नहीं कर पाते। तो आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स से? आज के बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं है। हेल्थ अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी आउटडोर नहीं है। इंडोर तो बहुत कुछ है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के पास वहीं पे पार्क भी था, वहीं खेलने के लिए भी था, सड़क पे भी खेल लेते थे, घर जाके भी खेल लेते थे। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो गोमती इधर से उधर तक पार कर लेते थे, उन्हें किसी ने सिखाया नहीं, पता नहीं कहाँ से वो सीख गया है जैसे। तो ऐसा है, बच्चों को आप पहले हेल्थ अच्छी कीजिए, हेल्थ अच्छी करने के बाद तब उन्हें, और पेरेंट्स कभी भी बच्चों के सामने तू मैं ना करें। जो भी आपको करना हो बाद में कीजिए, अलग कीजिए। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो जनरेशन गैप होती, जिसे हम लोग कहते हैं जनरेशन गैप, तो कई जगह जनरेशन गैप होती है, कई जगह नहीं हो पाती है। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ऐसा है, अब जैसे मैं हूँ,
मेरे वालिद साहब इंग्लिश फिल्में भी देखते थे, हिंदी फिल्में भी देखते थे, और उस टाइम बड़ी यूनिक फिल्में आके गुजर गईं, और जो उनके लीडर थे, जो उनका सोचना था, जो उनका पड़ोसियों के लिए सोचना था, जो बच्चों के लिए सोचना था, आज मैं वही अडॉप्ट करते चला आया हूँ। और बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो देखते होंगे आप भी, कि आप जो है आपको माँ के ही हाथ का खाना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि माँ सबसे अच्छा बनाती है, लगता अच्छा है। तो ऐसा है कि आप जो है वो बच्चों के लिए हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक गैप जो है हमारे पेरेंट्स का जो भी था, वो हम आज भी वही पसंद करते हैं। यानी फादर की पसंद की फिल्में, फादर की पसंद की किताब, उसका राइटर और गाने एक ही हैं। लेकिन आज की जनरेशन के पसंद अलग हैं, उनके आइडियल अलग हैं, उनकी म्यूजिक अलग है, उनकी थ्योरी अलग है, उनके राइटर अलग हैं। ये जनरेशन गैप है, ये बड़ा अंतर आया है, बहुत अंतर आया है। और आपको बताऊं, मैं ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसे अच्छा नहीं मानता कि बच्चे जो है अच्छी चीज़ों के बदले कुछ गलत चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब वो सही फैसले नहीं कर पा रहे हैं, सही फैसले नहीं कर पा रहे हैं, गाइडेंस का रोडमैप नहीं। पेरेंट्स की ड्यूटी है अपने बच्चों को मैं कुछ लोगों को तो ऐसा जानता हूँ कि जो जाते हैं घूमने बाहर, लेकिन बच्चों के साथ नहीं जाते हैं, विद फैमिली जाते ही नहीं है। तो मैंने तो एक साहब से कहा, मैंने कहा यार ऐसा है, मैं विद फैमिली ना जाऊं ये हो ही नहीं सकता, मेरे बस का नहीं, मैं तो जाता है, मुझे अपने बच्चों के साथ ही रहना पसंद है। ऐसी होनी चाहिए सोसाइटी हमारी, जिसमें कि बच्चे पेरेंट्स से अटैच्ड हों, तभी जाके वो एक अननेसेसरी वाला गैप जो है वो नहीं आएगा। बिल्कुल। तो जो जनरेशन गैप की बात हम करते हैं, जो मुश्किलों की बात करते हैं, समाज में जो जिस तरह के एकाकीपन देखने को मिल रहा है, बहुत सारा डेविएशन देखने को मिल रहा है, अवसाद देखने को मिल रहा है, ये चिंता की बात है। और ये चिंता एक घर की नहीं बल्कि हर एक की है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे परिवार जो संगठित थे, संयुक्त थे, उसमें हर एक के पास एक दूसरे के दिल का दर्द दूर करने की दवा थी। लेकिन अब एकाकी होने के बाद हम किसी से साझा नहीं कर पाते, हम किसी से साझा करें तो हम विश्वास नहीं कर पाते, हम किसी से विश्वास करें तो समाज का संकट है, उस विश्वास की पूर्ति बदले में हमें मिल नहीं पाती, और हम अपने आप में जीने की एक ऐसी असफल कोशिश करते हैं जिसका अंतिम नतीजा पहले से तय है, मुश्किलें, समस्याएं, चुनौतियां और मानसिक वेदना। तो आइए इससे निकलते हैं, अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान देते हैं, खुद को भी पहले सेहत की अच्छी बनाने की कोशिश, बच्चों की सेहत अच्छी बनाने की कोशिश, और सबके मनोभावों को समझने, संवेदना के साथ रहने और एक अच्छे नागरिक की भूमिका का निर्वाह हम सब करें, ये हमारी गुजारिश है आप सबसे। आज के विमर्श का जो लब्बो-लुआब है वो ये है, और असलम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना समय हमारे साथ दिया। और आपकी जो ये किताब है वो सफल हो, और तमाम बच्चों के लिए और स्कूलों के लिए, और वो सारे म्यूज़िक टीचर्स, डांस और ड्रामा के जो टीचर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ज़रूरी किताब होगी, सपनों का बचपन। इसमें हर तरह के नाटक हैं, मुमकिन है आपके लिए वो नाटक बहुत मुफीद हो, और बच्चों के अंदर भी मनोविनोद के साथ, सीखने के साथ, समझने के साथ महापुरुषों के जीवन के बारे में देखने, सीखने, समझने का मौका मिलेगा। तो ज़रूर पढ़िएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा, अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाइएगा, और असलम भाई को अपने स्कूल में ज़रूर बुलाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया। सुनते रहिए रेडियो जय घोष, और हमारे इस कार्यक्रम को और नियमित जानने के लिए, अन्य कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारा मोबाइल ऐप रेडियो जय घोष गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लें, और साथ में उस पर सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जाएं, उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आप तक पहुंचते रहें और ये दस्तक एक सकारात्मकता की दस्तक हो। नमस्कार।